जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज का जो हमारा रीजनिंग में टेस्ट पेपर है वो पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट पेपर के लिए प्रीमियर लाइव किया था। ठीक है, तो आज हम लोग इसका टेस्ट पेपर 3 का प्रीमियर लाइव करेंगे। तो इसमें आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियस लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं 15 क्वेश्चन के आसपास ही रहेंगे, इसी में 1 घंटे लग जाते हैं। तो उसमें आप उसको वीडियो पॉज करके या फिर बाद में ये अपलोड भी रहता है यूट्यूब पे, आप उसको दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्पीड बढ़ाएं। और जो भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने दिल्ली पुलिस के लेवल का लिया है, कुछ क्वेश्चन एसएससी लेवल का लिया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बैंक लेवल का भी होगा। ये जो हाल में ही जो भी एग्जाम होने वाले हैं ये सब आपको उसमें काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो मिसिंग नंबर से है। इसमें हमें ये बताना होता है कि जो क्वेश्चन मार्क है ना, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर वहाँ पर क्या नंबर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा यहाँ पर जो 13 के सामने लिखा हुआ है, उसी में हमें ये बताना होता है कि इसमें इसके जगह पर ये नंबर जो हैं कौन से आएंगे जो ऑप्शन में आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखें और इसको ध्यान से बनाएं। कैसे आएगा कोशिश करें कम से कम टाइम में बनाने का। हो कैसे रहा है, इसमें 2-3 मेथड है। हम जितना भी मेथड से बनाएंगे आंसर मेरा एक ही आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग आएगा, अलग अलग पैटर्न से देखेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। अगर ऐसा होगा, मिसिंग नंबर में ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पैटर्न से देखने पर अलग अलग आंसर आते हैं, तो उसमें आंसर ऑप्शन में मैचिंग सिर्फ एक करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन कौन से पैटर्न है। मैं यहाँ बात करूँ 5 से अगर 4 आते हैं तो क्या हो रहा है -1, फिर 15 से 16 आते हैं तो +1, फिर इसके बाद 9 से 8 हुआ -1 हो रहा है ना, फिर 17 से 18 +1, यानी ऑल्टरनेटली चल रहे हैं ना प्लस माइनस। फिर 7 से 6 हो गया -1। तो अब बताओ यहाँ माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए ना। तो इस तरह से आंसर जो होगा वो 14 आएगा। आप लोगों ने जो 20 और 12 दिया था वो दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया और सारे नंबर का यूज भी किया, कोई नंबर छूटा हुआ नहीं है ना। मैं क्लॉकवाइज टर्न करता हूँ, कहीं से भी आप टर्न करो, जरूरी नहीं कि मैं ऊपर से टर्न करूँ। ठीक है, लेकिन एक पैटर्न समझने के लिए मैंने 5 से स्टार्ट किया, 5 से 4 हुआ -1, फिर 15 से 16 हुआ +1, फिर -1, फिर प्लस, फिर माइनस, देन प्लस। तो ये 13 वाले में प्लस का बारी आता है, प्लस होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है भाई। दूसरा तरीका ये है कि ये मैं तिकोना देखूं 5, 7, 9, क्या ये 2-2 का गैप है। फिर इसी तरह 13, 15, 17 2-2 का गैप है। अब अंदर आओ, ये भी हमारा जो है 4, 6, 8 जो भी मैंने निशान दिया है इस तरह से डबल में, तो यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे ना। तो ये 16, 18 है तो 16, 18, 20 नहीं करेंगे, आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। 13 इधर है ना, ये 13 यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर 15 पे आए, तब 17 पे आए, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा 14 से। 14, 16, देन 18। अब 16, 18 इधर 20 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो क्लॉकवाइज में, तो वही उसी जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद एक और है आमने सामने का नंबर। जैसे ये हमारा 5 है और इसके ठीक सामने जो लिखा है वर्टेक्स में वो 17 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 22 आ रहा है। तो अंदर वाले नंबर में भी 4 है, 18 है, इसको भी जोड़ रहे हैं तो 22 आ रहा है। ठीक इसी तरह 7 है और 15 है, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 22। तो 16 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, ये भी जोड़ने पर 22 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए ये 9 है और 13 है, 22 हुआ। तो यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ 14 ही होना चाहिए ना। 14 और 8 कितना होगा 22 हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी देखो 3-3 पैटर्न से मैंने बता दिया, तीनों पैटर्न में आंसर 14 ही आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है भाई, कितना पैटर्न बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कैलेंडर से। कैलेंडर कुछ पर लोग पढ़े ही होंगे है ना। यहाँ पर बताना क्या है
कि यदि 22 फरवरी 1927 को शनिवार था तो 22 फरवरी 1930 को क्या दिन था? सबसे पहले बिना पेन पेपर यूज किए हुए क्या कर सकते हैं वो मैं बता दूं। ये आपका 27 है और ये क्या है 30 है। कितने साल का गैप हुआ? 3 साल का गैप हुआ। अब आप देखिए बीच 3 साल का 3 ऑड डे होता है, लेकिन अगर बीच में कोई ऑड डे है तो 1928 जो है वो ऑड डे है। ठीक है, तो 1928 क्रॉस करके जाएंगे, 29 फरवरी मिलेगा मेरे को यहाँ पर। 1928 क्या है? लीप ईयर है ना, तो 1928 जो है वो 4 से डिवाइड होता है 28, इसलिए वो लीप ईयर होगा, 29 फरवरी होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 3 ऑड डे की जगह 4 ऑड डे हो जाएंगे। तो बस आपको सैटरडे में क्या करना है? 4 दिन प्लस करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। 4 दिन आप आगे काउंटिंग कर लो। हमने ये बताया था ना कि सैटरडे जो है वो 22 फरवरी 1927 आपका अगर शनिवार है तो 1927 शनिवार है तो 1928 कितना होगा? तो एक साल आगे जाते हैं, अगर नॉर्मल ईयर होता है यानी 28 फरवरी क्रॉस करते हैं तो एक दिन आगे बढ़ते हैं। अगर वो लीप ईयर 29 फरवरी क्रॉस मिल रहा है, हमको क्रॉस करने पर 29 फरवरी मिल रहा है तो हम 2 दिन आगे बढ़ते हैं। तो 1928 लीप ईयर आपको मिलेगा तो 2 दिन आगे जाएंगे, शनिवार के बाद सोम मंगलवार पड़ेगा 1928। ठीक है, फिर बुधवार 29, 28 के बाद 29 आएगा, वो क्या होगा? बुधवार। फिर इसके बाद आप जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बढ़ते चलना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सैटरडे से 4 दिन जो प्लस करोगे वो वही होगा, 3 दिन और ये हो गया आपका 3 वर्ष हो गए, बीच में एक लीप ईयर आ गया तो उसका एक्स्ट्रा ऑड लेंगे, टोटल 4 ऑड डे पड़ेगा। अब इसके बाद जो है वो शनिवार से 4 दिन आगे या इसके बदले 3 दिन पीछे हो जाइए। ठीक है, तो 3 दिन पीछे होंगे तो फ्राइडे, थर्सडे, देन क्या आएगा? वेंसडे आंसर आएगा, मंडे या ट्यूसडे नहीं आएगा। जिनका आंसर गलत हुआ है वो नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए मैं उनके लिए डिटेल से थोड़ा लिख देता हूँ। 22 फरवरी 1927 ये आपका दिन जो दिया हुआ है सैटरडे दिया हुआ है, राइट। आप अगर निकालेंगे 22 फरवरी 1928, ठीक है, डेट के हिसाब से ध्यान रखिएगा, हर चीज की तुलना डेट के हिसाब से की जाती है। ठीक है, अब डेट जो है 22 फरवरी 1927 शनिवार है तो फिर 22 फरवरी 1928 क्या आएगा? अब 28 लीप ईयर जरूर है, बट क्या इसका मैं 29 फरवरी अभी मैंने क्रॉस किया है? नहीं किया है, इसलिए सिर्फ एक दिन आगे बढ़ेंगे, यहां पर संडे होगा। फिर इसके बाद 22 फरवरी 1929 अगर मैं पूछूंगा तो क्या होगा? अब कितना दिन आगे बढ़ेंगे बताओ? तो 1928 का 22 फरवरी से 29 फरवरी में क्रॉस करके जाएंगे, तो अब 1929 मेरा आएगा, अब यहाँ +1 ना होके +2 होगा, तो संडे के बाद मंडे, देन ट्यूसडे यहाँ लिखना चाहिए। अब हमें चाहिए क्या? 1930 का आंसर चाहिए ना, तो जब 1930 आएगा तो अब यहाँ पर फिर एक ही दिन आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब तो कोई लीप ईयर मिलना नहीं है, इसलिए ये हमारा 1930 में वेंसडे हमारा ये आंसर आया। तो हमने कितना प्लस किया? 1 फिर 2 फिर 1, टोटल कितना प्लस हुआ भाई? तो प्लस हो गया कितना? 4। वही हमने यहाँ पर डायरेक्ट 4 आपको बताया था। 1927 से 1930 देख लो, 3 साल होते हैं, बीच में अगर एक लीप ईयर 29 फरवरी क्रॉस होता है तो 3 के जगह 4 मान लो, बस सैटरडे में 4 दिन जोड़ दो, आंसर आपका बुधवार आ जाएगा, या 3 दिन पीछे हो जाओ तब भी बुधवार ही आएगा। तो कुछ करना ही नहीं, बहुत सिंपल है। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ इतना लिखने की जरूरत नहीं आपको नहीं है, मैंने तो आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिखा। ठीक है, आप ऐसे ही इसमें कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया जिनको गलती हुआ, कहाँ पर गलती किए वे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, बड़ा है क्वेश्चन, मैं पढ़ लूं। अंजू को याद है कि उसका फ्रेंड जो है कब विजिट किया था, उसके घर मिलने आया था 11 तारीख के बाद और 16 तारीख के पहले, जबकि उसके भाई इंदर को क्या याद है कि अंजू की दोस्त जो है मिलने आई थी 14 के बाद लेकिन 18 के पहले। सेम मंथ्स का ही होगा, अलग अलग मंथ्स का नहीं देता है। अब बोला है कि 13 तारीख अगर संडे है तो अंजू की फ्रेंड जो है वो कौन से दिन आई थी। यहाँ पर इस केस में क्या होता है, आपको 11 के बाद, फर्स्ट केस में बोला है 11 के बाद और 16 के पहले, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये 11 के बाद का डेट और 16 का पहले मैं लिख के ही समझाता हूँ। 12, 13, 14 और 15 ये 4 डेट मिलेगा।
ठीक है। 11 के बाद यानी 12 से स्टार्ट होगा, 16 के पहले यानी 15 तक आएगा। और अंजू के दोस्त ने 14 से 14वीं के बाद बोला है यानी स्टार्ट करेंगे 15 से। कहा कब तक बोलेंगे, 18 के पहले बोला यानी 15, 16, 17 तक लेंगे, बस यही है। अब इसमें कॉमन डेट कौन आ रहा है मेरा, 15। तो यहाँ पर आप इससे भी जल्दी क्या कर सकते हैं, जो पहला बंदा जिसको याद था उसका आप कोई एक फर्स्ट या लास्ट का देख लो। तो लास्ट का यहाँ 16 है, यहाँ पर 14 है, तो 14 और 16 के बीच बचा कौन, 15 ही बचा ना। डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब 15 तारीख को वो मिलने आई थी और 13 तारीख क्या था भाई, संडे। तो फिर 14 तारीख क्या हुआ, मंडे, और 15 तारीख फिर क्या हुआ, ट्यूसडे, ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 13 तारीख जो है वो संडे है, तो भाई 14 तारीख क्या आएगा, मंडे आएगा। हमें 15 को निकालना है, तो 15 को ट्यूसडे आंसर हो गया। बेहद आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इसमें मैं 2 क्वेश्चन एक साथ लिया हूँ। यहाँ पर मेरे को ये बताना होता है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। इस टॉपिक का क्या नाम होता है, इस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग एनालॉजी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये नंबर एनालॉजी बोल सकते हैं। और ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये हमारा वर्ड से एनालॉजी के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें ये बताना होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो रिलेशन है वो 68 का रिलेशन 130 के साथ जो भी रिलेशन है, सेम वैसा ही रिलेशन 10 और यहाँ पर जो नंबर होंगे उसके हिसाब से क्या रिलेशन बनेगा वो हमें बताना होता है, ठीक है। और ये वर्ड में भी वही बात है। यहाँ पर हाउस का जो रूम के साथ जो भी रिलेशन होगा वो सर्कल के साथ वही रिलेशन सेम हूबहू कैसे यहाँ पर होगा, किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो एक बार इसको भी आप ट्राई करें। ये एनालॉजी होता है, और होता क्या है खास तौर पे नंबर के बारे में मैं बता दूं। एनालॉजी में जो आंसर जो है वो मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। जो हमने ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं 68 और 130 में, यहाँ पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि 68 को अगर मैं डबल करूं, ठीक है, तो यहाँ पर 68 को डबल करने पर कितना वैल्यू आता है, यहाँ पर देखिए 136 आता है, ठीक है। 68 को डबल किया तो कितना आया, 136, और फिर उसके बाद -6 करते हैं तो यहाँ 130 बनता है। क्या यही रिलेशन यहाँ पर ऐसे करने पर क्या ऑप्शन में मैच करेगा। 68 का मैंने डबल किया तो 10 का भी डबल करना पड़ेगा, तो कितना होगा 20, और फिर -6 किया तो यहाँ भी -6 करेंगे, तो 20 में -6 करेंगे तो 14 आना चाहिए। ऑप्शन में 14 है ही नहीं, यानी 20 से कम वैल्यू है ही नहीं। तो प्लस तो कर नहीं सकते, प्लस भी करेंगे तब भी मैच नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये पैटर्न जो है हमारा फेल हो गया। बहुत सारे पैटर्न लागू हो सकते हैं, तो जो यहाँ पर मैच करे ऑप्शन से वही आंसर हमारा बनता है, ठीक है। तो और किसी का आंसर आया अभी सिर्फ इसमें। अब यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या है मैं बता देता हूँ। जो ये 68 है, ये 4 क्यूब करेंगे 64 आएगा, और फिर उसके बाद -4 करेंगे तो हमारा 64 बन जाएगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट, +4 करेंगे तो 68 हो जाएगा। इसी तरह 130 में 5 का क्यूब होगा वो 125, और फिर इसमें 5 करेंगे तो ये 130 हो जाएगा। मतलब ये जो पैटर्न है वो क्या है, x क्यूब प्लस x पे आधारित है। जिसका हम लोग क्यूब निकालेंगे उसी को यहाँ पर क्या किया गया है, प्लस किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 को भी उसी तरह करना चाहिए, तो 10 का यहाँ पर किसका क्यूब के आसपास है, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, फिर उसमें 2 ही जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। समझ में आ गया। x क्यूब प्लस x के पैटर्न पे ये लागू है। तो 4 क्यूब प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 5 था, तो यहाँ 2 क्यूब प्लस 2, तो यहाँ क्या होना चाहिए 3 का क्यूब करेंगे तो 3 ही ऐड करेंगे, यानी 3 का क्यूब कितना हुआ 27, और 3 ऐड किया तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा 30, ठीक है। तो ये 30 यहाँ पर आंसर बनेंगे। बाकी और दूसरे मेथड से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा एनालॉजी में देखना पड़ता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता या समानता, यानी रिलेशनशिप बनाना होता है। एक टर्म का दूसरे टर्म के साथ जो रिलेशन है वैसे ही अगले पार्ट में
जो फर्स्ट टर्म दिया रहेगा उसका रिलेशन आपको बताना है। और क्वेश्चन मार्क कहीं भी दे सकता है, ये 4 नंबर है, 4 वर्ड रहे, कहीं भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो सेक्टर बनेगा, यानी डी ऑप्शन आएगा। कैसे, तो देखो मकान के अंदर जो होता है रूम होते हैं, कमरा होता है, तो इसी तरह अगर ये सर्कल अगर हो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सर्कल होता है, और सर्कल के चारों बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो अगर इसको मकान से हम तुलना करें तो ये मकान के जो सर्कमफ्रेंस है ये हमारा क्या है, सर्कमफ्रेंस है, यानी परिधि है, ठीक है जी। तो अगर ये परिधि है तो इसको मकान के उस हाउस के बाउंड्री वाल से तुलना करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। और ये क्या होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मान लो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सेक्टर, हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड, ठीक है। ये जो सेक्टर पार्ट है, तो किसी भी मकान के अंदर जो बॉक्स होगा वो कमरे से ही कंपेयर किया जाएगा ना। अब इस मकान को मैं यहाँ पर सर्कल को मकान मान लूँ तो ये छोटे छोटे बॉक्स क्या होंगे, उसके रूम हो जाएंगे, तो ये रूम को ही सेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क, यानी चाप। तो अगर कुछ लोग गलती से आर्क भी ले लेते हैं, तो देखो अगर कमरे की बात करें, मकान है ये और बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल का एक पार्ट ये है आर्क, यानी हम बोल सकते हैं ये गेट और दरवाजा से भी तुलना कर सकते हैं। रेडियस जो होता है, यानी त्रिज्या को हम लोग तुलना किससे कर सकते हैं, उस मकान के दीवारों से, ठीक है ना, उससे तुलना कर सकते हैं, तब ये जा करके इस तरह से ये बनेगा। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ऑफ 48 मिनट पास 6 PM। 6:48 पे दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण होगा। लिख देता हूं, थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h, ठीक है। ये बनेगा, m क्या है यहाँ पर, m है मिनट और h क्या हुआ, आवर्स। अब आप लोग जवाब तो आसानी से दे देंगे। यहाँ पर जो 6:48 है ये m है और ये h हो गया, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए, 11/2 फिर m के जगह पर 48 फिर 30 इंटू h के जगह पर 6, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं, बस ये याद होना चाहिए बस फॉर्मूला, ठीक है। अब 24 को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है मैनुअली, तो 11 में 10 ले लो तो 10 और 24 240 हो गए, और फिर बच गया एक को 24 से गुना करेंगे 24 हो गया, 240 में 24 आप जोड़िए तो 264 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये आपका 180 आया, ठीक है। बस माइनस कर लो, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर आ गया 4, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो गया, ठीक है। 84 डिग्री हमारा ये आंसर जो बन रहा है, इसको बोलते हैं मिनिमम, याद रखिएगा, क्योंकि दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लिया ये क्लॉक है और क्लॉक में यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये 6 होता है ना, तो 6:48 है। तो देखिए मैं थोड़ा समझा दूं, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, जहां जरूरत है वहीं पर बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये 10 लिखा होता है तो ये 6:50 हुआ, और थोड़ा सा इसके पहले मिनट की सुई होगी, और ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, मतलब 6 और 7 के बीच में, ठीक है, 6 और 7 के बीच में। ये वाली स्पेस जो है ये 84 आपका हुआ। 6:48 ऐसे ही होगा ना, 6 छोटी सी इधर होगी, 6-7 के बीच में, एकदम बीच में नहीं होगी, 7 के क्लोज होगी, और 48 पे ये जो होगी 10 के क्लोज होगी, ठीक है। अब इसके बैक साइड का अगर निकालेंगे, ये बैक साइड का हो जाएगा 360 में 84 डिग्री घटाएंगे, ठीक है। तो ये बैक साइड का भी एंगल यहाँ पर है, लेकिन इसको बोलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। ये होगा हमारा अधिकतम, और ये जो 84 है वो न्यूनतम है, इसलिए यहाँ पर ये 84 आंसर होगा। याद आया सबको फॉर्मूला, ये भी शायद मैंने बताया था। 4 और 5 के बीच किस समय एक घड़ी की सुई एक साथ, यानी संपाती होते हैं, 0 डिग्री होते हैं। घड़ी का जो पोजीशन होगा वो ऐसा होगा, मैं पहले थोड़ा डिजाइन बना के बताता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से होंगे, और अगर ये यहाँ पर 3 है, इसको मैं मान लूँ 4, 5, बस इतना ही समझना है, हमें ज़्यादा लिख के करेंगे क्या। तो 4 और 5 के बीच जो होगा ना, ये मतलब इस तरह का,
ये हाँ ऐसे, ये 4 और 5 के बीच में एक साथ, ठीक है, आर हैंड और मिनट हैंड ये इस तरह से होंगे एक साथ। ये 0 डिग्री पे तो आपको लगेगा कि ये 4:21-22 के आसपास है, बट यहाँ पर 4:21 के आसपास भी ऑप्शन है, 22 के आसपास भी ऑप्शन है, 4:20 के आसपास भी ऑप्शन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लोज ऑप्शन देता है, और इसका भी मैंने शायद ट्रिक बताया था। करेक्ट आंसर है, बट देखिए कैसे आंसर आया है यहाँ पर। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, 0 डिग्री के केस में अगर आपसे पूछे तो 60/11 इंटू एक्स होगा। ये एक्स क्या है, तो ये एक्स हमारा जो है इनिशियल नंबर है, प्रारंभिक समय, इनिशियल टाइम बोल सकते हैं, प्रारंभिक समय, ठीक है। अब यही फॉर्मूला 0 डिग्री काम आएगा। आप 60/11 यहाँ रख लिए, और इसके बाद x के जगह पर क्या रखेंगे भाई, तो x के जगह पर 4 रखना है, बस सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब 240/11 हुआ, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 टाइम्स लगेंगे, फिर इसके बाद आपको 1 टाइम लगाना पड़ेगा, फिर 9 बचेगा रिमाइंडर, वो ऊपर लिखेंगे, नीचे 11 लिख देंगे। ये आपका मिनट में होगा, ठीक है। ये कितना बजकर होगा, तो 4 बजकर होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर 4:21 सही 9/11 आंसर है, ठीक है जी। अब सेकंड में भी देगा तो 9/11 को अलग कर लीजिएगा, वो 9/11 फ्रैक्शन पार्ट है, उसमें अगर सेकंड में देगा तो 9/11 को 60 से गुना कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए 9/11 को 60 से गुना करके उसको फिर फ्रैक्शन में या अप्रॉक्स आंसर लेकर के इतना बजकर इतना मिनट और इतना सेकंड में अगर ऑप्शन रहेगा तो निकल जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ब्लड रिलेशन से लिया है, अभी तो हमने आप लोग को नहीं पढ़ाया है, अगर आप पहले से कुछ थोड़ा जानते हैं तो बताइए क्या। इफ A is the brother of B, B is the sister of C and C is D's father, how is D related to A? A B का भाई है, B C की बहन है और C D के फादर है, तो फिर D का रिश्ता बताना है आपको A के साथ क्या है। इसमें जिसका नाम पहले होता है उसका रिश्ता बताना है दूसरे वाले नाम के साथ। तो यहाँ पर हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हिंदी में लिखा है डी ए से कैसे संबंधित है, यानी डी के बारे में बताना है। वो ए के लिए क्या लगेगा, भाई लगेगा, भतीजा लगेगा, भतीजी लगेगी, लड़का है लड़की है, मेल फीमेल है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ऑप्शन आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन भी दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर आपको ये काम आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम में क्या लिखा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए जो है ये प्लस लिख दिया मैंने, प्लस का मतलब मेल होगा, और माइनस लिखूंगा तो वो फीमेल समझना, ठीक है। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी है, ए बी का भाई है, तो ए मेल हो गया, लेकिन बी मेल है कि फीमेल है ये हम अभी नहीं बता सकते, उसके लिए मेरे को नेक्स्ट लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, डेट नॉट मीन्स बी इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। बी भी ए का भाई है, जरूरी नहीं, वो सिस्टर भी हो सकती है। तो ये बी का जेंडर नेक्स्ट लाइन से पता चला, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, इसका मतलब बी क्या है, वो फीमेल हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे लिख के समझाता हूँ, ए बी और ये बी सी की सिस्टर है, तो सी, ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए, जिसमें ए मेल हो गया, बी जो है वो फीमेल हो गई क्योंकि वो सिस्टर है, और सी जो है वो डी का फादर है, इसलिए ये भी मेल हो गया। सी जो है किसका फादर है, डी का, तो डी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये मैं ऐसे एरो लिख देता हूँ डिटेल से, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ डी। एरो का निशान सी की तरफ है, मतलब सी फादर है डी का। अब यहाँ पर डी का रिश्ता पूछा है क्वेश्चन में ए के साथ, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी के लिए सी जो है फादर है, तो बी क्या होंगे, फादर की सिस्टर, यानी ब्रदर, सिस्टर को क्या बोलते हैं, बुआ, और फिर ए जो है वो सी का भी ब्रदर है, ठीक है, तो इसलिए ए जो है वो अंकल लगा, किसका, डी का। अब डी ए के लिए क्या है भाई, तो यहाँ पर डी का क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा है इसका जेंडर, कि ये मेल है कि फीमेल है। ऐसे केस में हम यहाँ पर यही बोलेंगे, या तो ये नेफ्यू होगा
या फिर नीस हो गया, मतलब या अगर लड़की है तो भतीजी होगी, लड़का है तो भतीजा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर एक ऑप्शन अंकल हो तो जल्दीबाजी में आप ए समझ कर आंसर मत लेना, आपको डी के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि डी का नाम पहले है, इसलिए डी का जो मेल फीमेल होगा उसी के हिसाब से आंसर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए डिसाइड नहीं होने कारण, जेंडर डिसाइड नहीं होने कारण आंसर कांट भी डिटरमाइन लेंगे। कभी कभी क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में ABCD नाम ना लिख करके कुछ ऐसे नाम लिख देंगे जिसमें लड़का लड़की कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे किरण। किरण हम लोग सोचते हैं कि ये लड़की का नाम होता है जनरली, लेकिन किरण लड़के का भी नाम हो सकता है। ठीक है, सुमन हो गए, किट्टू, बिट्टू, मिट्टू, या बहुत सारे ऐसे नाम, बॉबी, कॉमन नाम है जो लड़का लड़की सब कोई भी रख सकता है जनरल। तो उसके आधार पर भी यहाँ पर अगर ABCD की जगह कुछ नाम लिखा होता तो उस केस में भी हमें ध्यान से सोचना पड़ता कि नाम से भी पता चल रहा है कि नहीं। अब डी के जगह धन्नो लिखा होता तो धन्नो ऐसा नहीं सोचना कि लड़की का ही नाम है, लड़का का भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कांट भी डिटरमाइन जब भी ऑप्शन रहे हम लोग जेंडर को लेकर के केयरफुल रहेंगे। जब तक लाइन से समझ में ना आए कि ये मेल होगा या फीमेल होगी तब तक हम आंसर कंफर्म नहीं करेंगे। ठीक है, नाम से कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये मेल का ही होगा फीमेल का। जहां पर नाम से डिसाइड होता है वहां पर ऑलरेडी देखेंगे ऑप्शन में कांट भी डिटरमाइन नहीं रहता है, तब आप उसके हिसाब से मान के बना सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने क्या बोला कि आई हैव नो ब्रदर सिस्टर, मेरे भाई बहन नहीं है, मतलब मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ। ठीक है, लेकिन जिसका फोटो दिखा रहा है वो हो रहा है कि परंतु उस आदमी के जो फादर हैं वो मेरे फादर के सन है। तो फिर बताना है वो आदमी, बोलने वाला आदमी किसका फोटो दिखा रहा है। ये फोटो है, ठीक है, एक आदमी का, और ये बोलने वाला एक आदमी है, एम फॉर मैन हुआ। ठीक है, ये बोलने वाला आदमी है, ये एक दूसरे बंदे का फोटो है। इसने क्या बोला कि मेरे घर में कोई नहीं है, मतलब मैं घर में अकेला हूं। ठीक है, लेकिन इसके जो पिता हैं वो मेरे पिता के बेटे हैं, पुत्र हैं। समझ में आया? अब ये फिगर मैंने देखो मैंने लाइन ड्रॉ करके बता दिया है। अब सोचिए कि इसमें क्या आंसर होगा। फिर से बोलिए, फिर से मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। इस आदमी ने इस फोटो की ओर इशारा करके कहा कि फोटो में जो भी आदमी है उसके जो पिता हैं वो मेरे पिता के बेटे हैं। अब ये बताओ, इसके ये पिता हैं, ठीक है, तो ये इनका क्या हुआ? बेटा, पुत्र। अब इधर से ये भी है भाई बेटा, तो इस इनका दो बेटा हो जाएगा ना फिर, जबकि ये क्या बोल रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इसका मतलब घर में जब इकलौता है तो ये दो बेटा इनके कैसे आएंगे? जो ऊपर मैंने नाम लिखा है पिता, इनके दो बेटे लग रहे हैं ना, एक इधर से एक बेटा ये लग रहा है, दूसरा बेटा इधर से ये लग रहा है। तो कैसे हो गया? दो बेटे कैसे होंगे? एक ही बेटा होना चाहिए ना, कि किसका फिर एक अपने हो जाएगा, एक इसका भाई हो जाएगा, जबकि इसका कोई भाई बहन तो है नहीं। इसका मतलब हुआ ये दोनों बंदा सेम है, ये एक ही आदमी है। ठीक है, ये क्या है? स्वयं यहां पर लिखेंगे, खुद वो अपना यहां पर है। तो अब इस केस में यहां पर मैं अगर ये एम जो नाम है मैं एम यहां रख दूं तो फोटो वाले के लिए ये पिता हो जाएगा ना एम, और इनके लिए ये क्या हो जाएगा? बेटा। ठीक है, तो इसलिए आंसर बी आएगा। ठीक है, यहां पर ए नहीं होगा। ये ए आंसर कब होता? जब ये वाली लाइन नहीं होती। ठीक है, ये अगर हटा दें, ठीक है, मैं इसको कट कर रहा हूं, अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर होता बट दैट मैन इज माय फादर सन, परंतु वह आदमी मेरे पिता का बेटा है, यानी मैं खुद हूं। लेकिन वह आदमी के बारे में नहीं बोल रहा, फोटो में जो आदमी है उसके बारे में नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि उसके जो फोटो में जो आदमी उसके पिता जो है ना, वो मेरे पिता के पुत्र हैं, वो मेरे फादर के सन है।
यानी मेरे फादर का सन मैं खुद हूं। कौन? उस फोटो वाले आदमी का पिता। तो यानी फोटो वाला आदमी मेरा बेटा हुआ। ठीक है, ये मैंने ऐसे बनाया सिंपल। एक फोटो जो बनेगा, जो लाइन ड्रॉ मैं अलग से एक सेपरेट करता हूं, ये ऐसे बनेगा। ये फोटो हो गया, ये बोलने वाला एम आदमी हो गया, और ये हो गए पिता। ऐसे देखिए, मैंने बस ये आपको 3 जनरेशन में समझा रहा हूं, ये 3 पीढ़ी के हिसाब से ये है। अब उस लाइन को फिर से पढ़िए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, ओके, लेकिन इस आदमी का जो पिता है वो मेरे पिता का बेटा है। ये हुआ इस तरह से कहना। ठीक है, तो यानी ये खुद आदमी, ये जो है इसका फोटो वाले का पिता हुआ। तो फोटो वाले के लिए इनका क्या बनेगा? तो फोटो किसका है? तो इस आदमी के बेटे का फोटो है। बस हो गई क्लियर। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि वहां पर जो मैंने इंग्लिश में मैंस फादर काटा है, इसी तरह ये यहाँ पर भी हिंदी में का पिता काटता हूं, है ना। तो क्या होगा? उस आदमी मेरे पिता का बेटा, वो आदमी मेरे पिता का बेटा, यहाँ पर ऐसे समझेंगे। तब होता पहला ऑप्शन, नहीं तो ये दूसरा ऑप्शन होगा। ज्यादातर लोग पहला ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर पहला आंसर नहीं बनेगा, ये दूसरा आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी में देखिए क्वेश्चन यहाँ पर और भी घुमा देता है। अगर वो फोटो किसी लड़की का दिखाता, किसी लड़की का फोटो दिखा के बोलता कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन इस लड़की के जो पिता है वो मेरे पिता के बेटे हैं, इसका मतलब वो अपनी बेटी का फोटो दिखा रहा है। वहां पर फीमेल का फोटो होता तो उसकी डॉटर होती, मेल का फोटो है तो उसका सन हो गया। यही चीज आप सोचो। आप दूसरा क्वेश्चन अपने मन से बनाओ। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट डैड फीमेल इज माई फादर्स डॉटर। ये लाइन चेंज करना पड़ता। ठीक है, इज माई फादर सन, सॉरी, बट दैट फीमेल्स फादर इज माई फादर सन। तब उस केस में आपको समझ में आता है कि हाँ, वो खुद कैसे हो सकता है, वो तो लड़की का फोटो है यानी उसकी बेटी का फोटो होगा, और लड़का का फोटो है यानी उसका बेटे का फोटो होगा। सिंपल, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वेन डायग्राम से लिया है, बनाइए। अगर नहीं पढ़ा है तब भी कोशिश करो बनाने का। ठीक है, क्या होगा, आसानी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं। पोटैटो, वेजिटेबल्स, कैबेज, आलू, सब्जी, गोभी का क्या वेन डायग्राम सही होगा? ऑप्शन ए ऊपर ABCD जो है वो ऑप्शन है हमारा। और दूसरा क्वेश्चन है वेल, फिश, क्रोकोडाइल, इनका वेन डायग्राम सही क्या होगा? ABCD में से ही आपको बतानी है। पोटैटो जो है वो भी सब्जी है, और गोभी जो आलू जो है वो भी सब्जी है, और गोभी भी सब्जी है, लेकिन ये अलग अलग सब्जी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये सभी सब्जी के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है B 100% सही है। ठीक है जी, B होगा ये वाली। यहां पर आप क्या रखेंगे? इसमें ये आलू रखेंगे, यहां पर आप रखेंगे गोभी, और ये रखेंगे सब्जी। ठीक है ना, यहां पर इस तरह से आप रख दीजिएगा। ओके, मतलब सभी आलू सब्जी है, सभी गोभी सब्जी है, आलू और गोभी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मतलब सॉरी, अंतर नहीं बोल रहा हूँ मैं, आलू और गोभी में कोई लिंक नहीं है। आलू एक अलग सब्जी का नाम है, गोभी का एक अलग सब्जी का नाम है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों अलग अलग होंगे, सब्जी के अंदर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अगर ये ऑप्शन होता, कुछ कभी कभी ये ऑप्शन भी साथ में दे देता है, ये मत लेना, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचेंगे कि आलू गोभी को मिला करके सब्जी बनाते हैं हम लोग, तो इसलिए आलू गोभी कंबाइंड भी हो सकता है ना, मिक्स वेजिटेबल बना दिया इसलिए कंबाइंड करेंगे, वो मत सोचिएगा। ठीक है, कभी कभी जैसे इसमें तो ऑप्शन नहीं था, लेकिन अगर ये इसके साथ साथ अगर ये भी ऑप्शन दे दे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यही वाली रखिएगा, आलू गोभी को अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह देखिए सेकंड में आपका वेल, फिश, क्रोकोडाइल है। ज्यादातर लोग वेल को फिश मान लेते हैं, क्रोकोडाइल ठीक है अलग है, उसके इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डी तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये वेल जो है क्या है? मैमल है, ये फिश नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, है ना। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, ये आपको मिल जाएगा। ये वेल जो है स्तनपायी जानवर है, स्तनधारी जानवर है, जीव है, जो बोलिए फिश नहीं है, क्योंकि ये हवा में सांस लेती है पानी के ऊपर आकर के। और फिश में क्या होता है? गलफड़ा बना होता है, गिल्स बना होता है पानी के अंदर सांस लेने के लिए। वेल में ये चीज नहीं होता।
ठीक है। इसी तरह डॉल्फिन भी मछली नहीं है, बोलचाल में लैंग्वेज में मछली बोलते हैं, बट डॉल्फिन क्या है, वो भी मैमल है। ओके, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, फिश का अलग है। फिश को रखा जाता है कॉर्डेटा फैमिली में, अगर कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे। क्रोकोडाइल को रखते हैं रेप्टाइल फैमिली में, ठीक है। ये फैमिली का नाम इनका, तो इसलिए सी इसका आंसर बनेगा। ये आंसर इसका सी है। तीनों अलग अलग होंगे, ठीक है। किसी का भी यहाँ पर सर्कल में कोई भी नाम रख लो, वेल हो गया, फिश हो गया और क्रोकोडाइल, ये इस तरह से कोई लिंक नहीं आपस में। ये मत सोचिएगा कि तीनों पानी में रहते हैं, इसका कंबाइंड लेटर डी ले लेंगे, नहीं, यहाँ पर पानी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर मान लिया रहे वेल और फिश लिख दे फिर पानी लिख दे, तो फिर वो बी की तरह आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पानी में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्रोकोडाइल हटा करके तब लिखना पड़ेगा जमीन में, पानी के केस में, ठीक है। तो वो तो लिखा नहीं है, तो मतलब यही है कि वेल फिश नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग गलती से समझते हैं, वो नहीं। ओके, आगे बढ़े। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, सिलोजिज्म का। इसमें वेन डायग्राम से बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर आएगा, स्टेटमेंट दिया हुआ है और निष्कर्ष दो ही दिया हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पहले से पढ़ें तो बताइए। मैंने तो अपना नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोग ने जो पढ़े, पहले से कुछ नॉलेज रखे हैं, पढ़े हैं, तो बताएं इसका आंसर क्या लगता है। नीचे ऑप्शन है आपका ABCD और 3 कथन है, 2 निष्कर्ष है। ऑल स्टार्स आर सन, सभी तारे सूर्य हैं। सम सन्स आर प्लैनेट, कुछ सूर्य ग्रह हैं। ऑल प्लैनेट्स आर सैटेलाइट, सभी ग्रह उपग्रह हैं। तो निष्कर्ष क्या है फर्स्ट का, सम सैटेलाइट्स आर स्टार्स, नो स्टार इज अ सैटेलाइट। कुछ उपग्रह सितारे हैं, यानी तारे हैं। सितारा अलग मत समझिएगा हिंदी में कि तारा अलग है सितारा अलग है, वो सेम है, ठीक है। और नो स्टार इज अ सैटेलाइट, कोई भी तारा उपग्रह नहीं है। वेन डायग्राम से बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में, ऑल स्टार्स आर सन है। तो स्टार अगर आप लिखते हैं तो इसमें ये सर्कल अंदर रहेगा और दूसरा जो सर्कल है सन नाम है वो बाहर बनेगा, ठीक है। ऑल स्टार्स आर सन, सभी तारे सूर्य है, तो इसलिए तारा अंदर सूर्य बाहर रहेगा। कभी भी सूर्य अंदर तारा बाहर नहीं बनाएंगे, ऑल के साथ जुड़ा हुआ है तब। अब इसके बाद लिखा है सम सन्स आर प्लैनेट, कुछ सूर्य जो हैं वो क्या है भाई, प्लैनेट हैं। तो आप इस तरह से यहां पर ऐसे बनाएंगे, सम सन्स आर प्लैनेट, ठीक है। तो यहां पर मैं PL कर देता हूं, प्लैनेट समझ जाएंगे, N भी लिखता हूं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, कुछ सूर्य ग्रह हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सन के साथ ही प्लैनेट को टच किया है। स्टार के साथ जरूरी नहीं कि मैं टच कराऊं, लेकिन हो भी सकता है टच। तो जितना बोला गया है बस उतना ही आप बनाइए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है ऑल प्लैनेट्स आर सैटेलाइट, सभी प्लैनेट यानी जितने भी प्लैनेट हैं वो सब सैटेलाइट हैं। ये इसको ऐसे घेरेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सैटेलाइट का, ठीक है। अब यहां पर तीनों ही पॉजिटिव है, स्टेटमेंट कथन। तो इस तरह से फिगर बनेगा। अब ये स्टार से मैंने सबको अलग किया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर नहीं लिखा है स्टार से तो वो टच ना करे, वो कर सकता है, ठीक है। ये ऐसे ही बनेगा स्टार। दूसरा टाइप का फिगर मैं साथ में बना देता हूँ। ये हो गया सन, और फिर उसके बाद सम सन्स और प्लैनेट है, तो वो स्टार से भी प्लैनेट टच कर सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर सभी प्लैनेट जो है वो सैटेलाइट है, ये इस तरह से ऐसे टच करके पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी में ये सब जाएगा, ये बन सकते हैं, ठीक है। तो ऑल प्लैनेट्स आर सैटेलाइट, ये हो गया हमारा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहला जो निष्कर्ष है क्या बोला है, सम सैटेलाइट्स आर स्टार, कुछ उपग्रह सितारे हैं। तो देखिए सम सैटेलाइट्स आर स्टार, पहले वाले में ये गलत था क्योंकि यहाँ पर अलग बनाया था, मैंने अलग बनाया ना, उसके हिसाब से फर्स्ट हमारा क्या होता है, रॉन्ग हो गया। सेकेंड में जाके सही हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 100% ट्रू नहीं है, तो इसको रॉन्ग में ही रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए नो स्टार इज ए सैटेलाइट लिखा है, नो स्टार इज ए सैटेलाइट, तो पहले वाले फिगर में सही है, दूसरे वाले फिगर में ये टच कर गया जिसके कारण ये गलत हुआ। पहले वाले में सही है, दूसरे वाले में गलत हुआ, यानी ये भी 100% ट्रू नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में आंसर डी ऑप्शन मत लीजिएगा,
क्योंकि डी में क्या लिखा हुआ है, ना तो निष्कर्ष पहला सत्य है ना तो दूसरा सही है, ठीक है, लेकिन आइदर और भी एक किसी चिड़िया का नाम होता है, वो थर्ड ऑप्शन में लिखा है ना, आइदर कॉन्क्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। तो अगर आइदर और का ऑप्शन है तो जल्दीबाजी में नाइदर नॉर मत लेना, ठीक है। क्यों? आइदर और का क्या रूल्स है कि अगर दो टर्म, जैसे यहाँ पर सेटेलाइट है, यहाँ भी सेटेलाइट है, स्टार है, स्टार है, ठीक है, और एक पॉजिटिव है सम के साथ, दूसरा नो के साथ नेगेटिव है, तो ये दोनों ही अलग अलग फिगर में दिख रहे हैं और एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं, अपोजिट हैं, तो और ये अलग अलग पिक्चरों में दिख रहे हैं, डायग्राम में दिख रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों को आइदर और में रखा जाएगा। और अगर आइदर और ऑप्शन में है तो नाइदर नॉर नहीं लेंगे आप, गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आइदर और न रहे तब नाइदर नॉर आपको लेना है, बोथ कभी भी मत लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। जब मैं सिलोजिज्म पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो उस केस में आपको और डिटेल बताऊंगा, इसमें पूरा रूल्स इसमें है 4, तो इसमें पूरे डिटेल से मैं बताऊंगा, ठीक है। और इसके वीडियो भी अपलोड होंगे, कोई ना कोई आप देख लीजिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आइदर और का ही कंसेप्ट जो है वो बनेगा, नाइदर और मत लीजिएगा, डी लेंगे आंसर आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आया सबको? ऑल के केस में एक दूसरे का सर्कल अंदर बनता है, सम के केस में एक दूसरे से स्लाइटली टच करके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए अब ये स्टार जो है प्लैनेट से टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये पॉसिबिलिटी का केस है, तो पॉसिबिलिटी वाला ही आइदर और में जाता है, जो 100% कंफर्म होते हैं वो आइदर और में नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन को लिया है। चलिए क्वेश्चन और करवा दूं, चलो। 4 कथन है, 4 निष्कर्ष है, और कौन सा सही होंगे यहाँ पर देखना है, ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। देखिए, सम जीप्स आर ट्रेन्स, कुछ जीपें ट्रेन है, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, सभी ट्रेन बसें हैं, सम बोट्स आर जीप्स, कुछ नावें जीप हैं, सम स्कूटर्स आर बसेस, कुछ स्कूटर बस हैं। ये आपका कथन है, निष्कर्ष क्या है भाई? सम स्कूटर्स आर ट्रेन्स, सम बोट्स आर बसेस, कुछ नावें बस हैं, सम जीप्स आर स्कूटर्स, कुछ जीप स्कूटर हैं, ऑल बसेज आर ट्रेन, सभी बसें ट्रेन। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब वेन डायग्राम बनाएं, तो ये ध्यान रखिएगा, एक फिगर बनाया उसमें सही दिख रहा है तो वो ही 100% ट्रू हो जरूरी नहीं है। कम से कम हो सकता है कि एक पहला फिगर में सही दिख रहा है तो दूसरे फिगर में गलत हो जाए, या पहले में गलत दिख रहा है तो दूसरे में सही हो जाए, तो उसके इसमें 100% ट्रू वाला ही आपको ऑप्शन बतानी होती है। जो 100% ट्रू होता है वही ऑप्शन में आपको देगा, नहीं तो जो 50% ट्रू होता है उसमें लिख देगा पॉसिबिलिटी, संभावना के तौर पे, ठीक है। तो वो संभावना के तौर पे यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन में, निष्कर्ष में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो भी आपको आंसर बतानी है वो जो 100% वैलिड होगा वही आंसर आपको कंक्लूजन में से सेलेक्ट करनी है। अगर सारे गलत लिखते हैं तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है नन फॉलो, का मतलब सारे ऑप्शन, ये सारे कंक्लूजन गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। और नन ऑफ दीज, देखिए ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूँ नन फॉलो, नन ऑफ दीज में क्या अंतर होता है। नन फॉलो का मतलब समझ गए, अगर सारे कंक्लूजन गलत हैं तो नन फॉलो लेनी है, और नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, आपके हिसाब से मान लिया ओनली फर्स्ट ट्रू है, सपोज दैट केवल पहला निष्कर्ष सही है, 100% सही है, और वो ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, तब आपको जाना पड़ेगा नन ऑफ दीज में, ठीक है। कभी कभी देखा गया है क्वेश्चन में नन फॉलो, नन ऑफ दीज दोनों दिए रहते हैं, तो नन फॉलो का मतलब ऑल कंक्लूजन्स आर फॉल्स, ठीक है। नन ऑफ दीज का मतलब जो सही है वो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज लेना पड़ेगा। ओके, तो क्या कैसे वेन डायग्राम बनेगा, तो जो सम का, देखिए इसमें रूल्स होते हैं कि डायग्राम बहुत सारे बनते हैं, बट आप मेन डायग्राम बनाइए जो आपको वहां पर जरूरत है। सम जीप्स आर ट्रेन लिखा है, ठीक है, ये सम के केस में आप पहले ऐसे ही बनाएंगे, सम जीप्स आर ट्रेन, टी फॉर ट्रेन, ठीक है। फिर लिखा ऑल ट्रेन्स आर बसेस, तो इसको आप ऐसे बना दीजिए, ऑल ट्रेन्स आर बसेस। फिर लिखा है आपका सम बोट्स आर जीप्स, अब जीप का ये वाला सर्कल है तो मैं इधर बोट बना देता हूँ, ये मैंने बी और टी का मतलब हो गया बोट, और बी केवल लिखा है तो वो बस के लिए आप समझिएगा, ठीक है।
फिर इधर आ गया सम स्कूटर्स आर बस। अब देखिए स्कूटर का किसी दूसरे के साथ लिंक नहीं लिखा है, तो इसीलिए केवल बी के साथ यानी बस के साथ ही जोड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, सारे आपस में लिंक हो सकते हैं, एक साथ टुगेदर भी बन सकता है। बहुत सारे वेन डायग्राम होते हैं लेकिन हमें नहीं बनानी है, हमें जो जरूरत है बस उसी के हिसाब से बनाएंगे। अब मैंने सिर्फ अभी एक ही टाइप का डायग्राम बनाया है, इसमें जो भी गलत दिखेगा उसको हटा दो और जो सही दिख रहा है वो आगे चेक करो कि कहीं दूसरे फिगर में गलत तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको फर्स्ट कॉन्क्लूजन क्या बोला है, सम स्कूटर्स आर ट्रेन, क्या यहाँ स्कूटर ट्रेन से टच कर रहा है, तो इस वाले फिगर में तो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब पहला गलत हुआ। ठीक है, अब दूसरा फिगर बनाएंगे वहां टच होगा, लेकिन पहला में तो गलत है ना, तो इसलिए इसको गलत ही रखेंगे। दूसरा बोला है सम बोट्स आर बसेज, क्या बोट का सर्कल बस से टच कर रहा है, तो देखिए ये वाला बी फॉर बस है और इधर बीटी लिखा है मैंने बोट के लिए, अभी अलग अलग है ना, टच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जब टच करेंगे तब सही होगा। यहाँ पर तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो जो गलत हो गई उसको हटा दीजिएगा। सम जीप्स आर स्कूटर, बताओ जीप क्या स्कूटर से टच कर रहा है, जीप इधर बना हुआ है स्कूटर इधर बने हुए, टच नहीं कर रहा है। ये सही होने के लिए थर्ड जीप और स्कूटर को टच करना पड़ेगा। मान लिया दूसरा फिगर में टच करेगा तब सही होगा ना, तो वहां पर वो 100% ट्रू तो नहीं है, यहाँ तो गलत है। अगर यहाँ पर मैं साथ में ये भी बता दूं, आर के जगह पर कैन लिखा होता, सम जीप्स कैन बी स्कूटर्स ऐसे रहता, तब जाके सही होता। लेकिन ये कैन नहीं है ना, आर है मतलब 100% चाहिए, तो गलत हो गए। ऑल बसेज आर ट्रेन, क्या बस सभी ट्रेन अंदर है, नहीं बस बाहर है ट्रेन अंदर है, ये भी गलत हो गया। ठीक है जी, तो आपका सही कौन हो गया, फर्स्ट। चारों इसमें गलत हैं और आइदर और नहीं बन सकता यहाँ पर, इसी केवल फर्स्ट मतलब कि चारों गलत हैं, कोई भी जो है ना 100% ट्रू नहीं है, पॉसिबिलिटी के आधार पर ट्रू हो सकता है। पॉसिबिलिटी के आधार पर बोलें तो चारों सही हो जाएंगे, संभावना के तौर पे बोले तो वो चारों सही हो जाएंगे, लेकिन 100% ट्रू के केस में कोई भी सही नहीं है। अगर सब मैं लिख दूं सम स्कूटर्स मे बी ट्रेन कैन बी ट्रेन तो सही हो जाएगा। कुछ स्कूटर ट्रेनें हो सकती हैं, हिंदी में लिखा रहेगा हो सकती हैं, तब सही होगा, क्योंकि हो सकती का मतलब हो गया 50% ट्रू, पॉसिबिलिटी संभावना, इसलिए तब सही करेंगे, नहीं तो इस वाले केस में गलत करेंगे। इसी तरह रहता है सम बोट्स आर बसेज इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, कुछ नावें बस होने की संभावना है। ज़्यादातर बैंक वाले एग्जाम में इसी टाइप के आपको कॉन्क्लूजन लिखते हैं, तो उसमें 4 डायग्राम बनाते हो, उसमें एक में भी अगर सही हो गया तो वो पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, अगर किसी में सही नहीं हुआ तो 100% फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यहाँ पर नन फॉलो आंसर बनेगा, कोई भी सही नहीं। अब जो ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन भी कथन निष्कर्ष का ही है, परंतु इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन सिलोजिज्म के था, उसमें कथन निष्कर्ष रहता है, उसमें आंसर जो है वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं हम लोग, बनाते हैं। बट इसमें वेन डायग्राम नहीं बनेगा, इसमें हमें कॉन्क्लूजन और स्टेटमेंट के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से हमने ये बनाना है। ठीक है, तो इसका हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन का आप देख लीजिएगा। सिलोजिज्म के भी वीडियो मेरे अपलोडेड हैं, उसमें भी आप उसको देख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, और स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन एजम्पशंस के ये सब भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में, ये सब अपलोडेड है, तो आप उसमें रूल रेगुलेशन बताया हुआ है, वो सब आप जाकर के उसमें देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, मैं इसमें इसके साथ लिंक भी दे रहा हूँ, जो वीडियो का आप नीचे देखिएगा, मेरे जितने भी अपने यूट्यूब चैनल में जो भी मेरा वीडियो अपलोडेड है उन सब का चैप्टर का नाम के साथ लिंक दिया हुआ है, आप जो भी टॉपिक देखना चाहते हैं उसमें देखेंगे और उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कैसे बनेगा, यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, कथन क्या लिखा है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो कंक्लूजन फर्स्ट लिखा है ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, सभी स्वस्थ व्यक्ति सुबह टहलने जाते हैं। और दूसरा क्या लिखा है, इवनिंग वॉक इज हार्मफुल, शाम की सैर हानिकारक है, हानिकारक होती है। यहाँ ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है कि अगर आपको लगता है कि केवल फर्स्ट सही है तो आप देंगे ओनली फर्स्ट, अगर दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है तो आप देंगे ओनली सेकेंड,
दोनों सही लग रहा है तो बोथ 1 एंड 2 फॉलो लेंगे, अगर दोनों गलत लग रहा है तो नन फॉलो में आंसर बनेगा, कोई निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सीधा सीधी तुरंत देखते हैं आंसर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर जिक्र किसका किया गया है, मॉर्निंग वॉक का। ठीक है, कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो जरूरी नहीं है कि सभी स्वस्थ व्यक्ति जो हैं वो टहलने जाए, यहाँ ऑल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑल के कारण जो है फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सभी स्वस्थ व्यक्ति या केवल ऑल पीपल भी रहता ना तब भी रॉन्ग हो जाता, सभी व्यक्ति टहलने नहीं जाते, जरूरी नहीं है, और सभी स्वस्थ लोग ही टहलने जाते हैं ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, वो टाइम मिलने के ऊपर है, तो यहाँ पर ऑल की जगह सम होना चाहिए। अगर सम होता, सम हेल्दी पीपल, कुछ स्वस्थ व्यक्ति सुबह टहलने आते हैं, तो सही हो जाता है। ठीक है, अक्सर स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन में सम वाला सही होता है, ऑल वाला गलत होता है, परंतु हर एक जगह नहीं। ठीक है, हर एक जगह ऑल गलत नहीं होता है, ये स्टेटमेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्यों गलत हुआ, ऑल के कारण, सभी के कारण। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पर सभी लिखा हुआ है उसी कारण। फिर सेकंड जो लिखा है, इवनिंग वॉक इज हार्मफुल, शाम का टहलना जो है नुकसानदायक होता है। भाई देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा है, मॉर्निंग वॉक के बारे में लिखा है। ठीक है, इवनिंग वॉक के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि वो नुकसानदायक है या लाभदायक है, नहीं बता सकते ना, तो इसीलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा आंसर जो होगा वो नन फॉलो होगा। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर जो है वो गलत माने जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है स्टेटमेंट और एजम्पशन से। स्टेटमेंट और एजम्पशन में क्या अंतर होता है, इसमें जो कंक्लूजन और एजम्पशन में जो अंतर होता है वो उस केस में, एजम्पशन के हिंदी में बोलते हैं धारणाएं या पूर्व धारणाएं, जो हम लोग देख करके एज्यूम करते हैं। ठीक है, कि ये इसमें होगा, और कंक्लूजन का मतलब हो गया कि निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और एज्यूम का मतलब हो गया छुपी हुई बातों को हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ये हुआ है, जरूर ऐसा हुआ होगा, हम लोग अनुमान लगाते हैं ना, तो वो छुपी हुई बातें जो होती हैं वही एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस होते हैं, वो वैलिड होना चाहिए, तब जा करके वो क्वेश्चन में सही माना जाता है। अब इसमें क्या बोला भाई, अरविंद ने अपने दोस्त विनोद की सलाह दिया है। विनोद को क्या सलाह दिया भाई, इफ यू वांट टू प्रिपेयर बैंक एंड एसएससी एग्जाम्स ज्वाइन इंस्टीट्यूट XYZ, यदि तुम बैंक और एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो XYZ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। ठीक है, ये संस्थान से जुड़े, उसको ज्वाइन करें। ठीक है, ये अरविंद ने विनोद को सलाह दिया। अब एजम्पशंस क्या है भाई, तो आदमी सोचेगा क्यों सलाह दिया, तो फर्स्ट एजम्पशन लिखा है, इंस्टीट्यूट XYZ प्रोवाइड गुड एजुकेशन ऑफ बैंक एंड एसएससी एग्जाम। संस्थान जो है XYZ बैंक और एसएससी की परीक्षाओं की अच्छी शिक्षा प्रदान करता है, अच्छी तैयारी कराता है। भाई अच्छी तैयारी कराता है तभी तो अरविंद ने विनोद को बोला होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है अरविंद का कमीशन बंधा होगा, उसको भेजेगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ये सब नेगेटिव थॉट यहाँ पर नहीं सोचना है। यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अरविंद अगर उसको सलाह दे रहा है, बोल रहा है, तो इसका मतलब है तो वो इंस्टीट्यूट जो है अच्छी तैयारी कराती होगी, अच्छी उसका प्रिपरेशन होता होगा बैंक एग्जाम का। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, हमें इसमें वही चीज देखना है कि कौन इसमें सही है कौन गलत है, तो यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पर ये कभी नहीं सोचेंगे कि कोई किसी को गलत सलाह देगा फंसाने के लिए, ये सब नेगेटिव एजेंशंस नहीं चाहते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिए, उस पर कभी भी आप क्वेश्चन अगर वैसा लिखा रहेगा इंस्टीट्यूट में ऑप्शन में तो वो नहीं लीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या है, विनोद जो है अरविंद के एडवाइस को सुनता है। लिसन्स का मतलब क्या होता है, कान से सुनना। इसका मतलब है कि अरविंद बोल रहा है तो विनोद सुन रहा है। ठीक है, अगर नहीं सुनेगा विनोद तो फिर अरविंद क्यों उसको सलाह देने जाएगा। अब मैं किसी को बता रहा हूँ और आपका ध्यान कहीं और है तो फिर मैं क्यों बोलूंगा, आपको कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, इसलिए कि आप सुन रहे हैं। ठीक है ना, तो वही चीज है कि विनोद जो है अरविंद के सलाह को सुन रहा है। ये नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जा करके एडमिशन ले ही लेगा, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये कहना सही नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ वो सलाह दे रहा है तो वो सुन रहा है, अरविंद अकेले तो नहीं बड़बड़ा रहा है, सामने वाला सुन रहा है तभी तो कुछ बोल रहा है वो। ठीक है, तो इसलिए ये भी सही होगा, सेकंड भी सही होगा। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि लाइसेंस का मतलब हो गया उसकी बात मानना, वो जाके एडमिशन लेना, ये सब हम नहीं कर सकते।
मैंने सलाह दी, सुन लिया, तुमने मेरे को सलाह दिया, मैंने सुन लिया, अब मैं उस पर सोचूंगा कि वो काम करूं कि ना करूं, बोलते हैं ना ऐसा लोग, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ठीक है, तुमने जो बात बोली मैंने सुन ली, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों सही होगा, यहाँ पर आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, बोथ 1 and 2। समझ में आ गया कि कैसे इसमें बनता है। तो ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने इसमें 15 क्वेश्चंस करवाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे क्योंकि 1 घंटे के आसपास बहुत होता है। अब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 45 मिनट से 1 घंटे के बीच का ही वीडियो रहे, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, जाते जाते मैं एक बोलूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको चारों तरफ फैला दें, शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है जी, चलिए अब इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।